मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का आपको विश। आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्माइल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में रेट ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन कर चुका कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पर। तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन एंड नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट। हम एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं जो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में फर्स्ट फैक्टर्स लेते हैं हम लोग आयोनिक रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शंस आयंस के बीच में हो। एक्चुअली ऑल द सॉलिड स्टेट पर एग्जिस्ट होते हैं और सॉलिड स्टेट पर केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो ऐसी कंडीशंस पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ NaCl। NaCl मतलब नमक, जो हम हमारे खाने में यूज करते हैं। तो NaCl आर एक्सिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। यदि हम इस NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें और इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं, तो होगा क्या कि यहाँ पर Na का प्लस है, Cl का माइनस है, Ag का प्लस है, NO3 का माइनस है। These ions are present in a solid state। इनके बीच में बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसी कंडीशंस पे यहाँ का Na यहाँ के NO3 के साथ NaNO3 बना लेगा और AgCl का फॉर्मेशन होगा जो व्हाइट कलर्स के पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन कुछ माइक्रो सेकंड्स में परफॉर्म होगी, क्योंकि ऑलरेडी आयंस में प्रेजेंट है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, इसलिए रिएक्शन बहुत कम सेकंड्स में परफॉर्म होगी। मीन्स आयोनिक रिएक्शंस का यदि मैं ROR लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत हाई होगा। मगर यदि मैं कोवेलेंट रिएक्शंस की बात करूं, ठीक है, कोवेलेंट रिएक्शंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट्स आर फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पर हम देखें कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। तो यहाँ पर पहले हमको 3 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पर 3 नए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसलिए जितनी भी कोवेलेंट रिएक्शंस होगी इसका रेट ऑफ रिएक्शंस लो होगा। आयोनिक रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, क्योंकि उसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। और कोवेलेंट रिएक्शंस में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शंस लो होती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे एक टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, होमोजेनस रिएक्शन और हेटेरोजेनस रिएक्शन। होमोजेनस इन द सेंस द रिएक्शन बिटवीन द सेम एटम मीन्स रिएक्शन
गैस और गैस के बीच हो, रिएक्शन लिक्विड और लिक्विड के बीच हो, और हिट्रोजिनस रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्शन गैस या लिक्विड के बीच पे हो, तो जब मॉलिक्यूल्स का शेप सेम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तो ऐसी कंडीशंस पे होमोजेनस रिएक्टेंट की आरओआर रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी एज कंपैरिजन टू हेट्रोजेनस रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे एक डिस्कस कर सकते हैं केमिकल नेचर्स पर। केमिकल नेचर्स का इन द सेंस स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट या अनस्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि केमिकल नेचर्स की बात करना हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और यदि रिएक्टेंट की अनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, मगर यदि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। एक एग्जांपल ले कि मैंने आपके सामने लिया कि एसिटिक एसिड और दूसरा लिया HCOH फॉर्मिक एसिड, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मगर हमको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस के रिस्पेक्ट पे बात करना है। तो जैसे ये आयोनाइज्ड होगा तो कैसे आयोनाइज होगा, CH3COO के माइनस आयन में और H के प्लस आयन में, और यहाँ पर हम लोग देखें तो HCOO के माइनस आयन में और H के प्लस आयन में। अब यदि हमको ये देखना है कि ये रिएक्शन का आरओआर ज्यादा होगा या ये रिएक्शन का आरओआर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करना मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही धक्का मारेगा मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसी कंडीशंस पे ये अनस्टेबल होगा। मगर यहाँ पर जो H है वो ना तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना किसी तरीका का इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो ऐसी कंडीशंस पर यहाँ पर धक्का नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशंस पे यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, मीन्स जिसके ऊपर पहले से कर्जा है और आप उस पर और थोड़ा सा प्रेशर बनाओ तो वो अनस्टेबल होगा, और जिस पर पहले से कर्जा है मगर और कोई पुशिंग ना हो तो ऐसी कंडीशन पर उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से धक्का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, और पहले से इलेक्ट्रॉन है कि चार्ज होना नहीं चाहिए, चार्ज नहीं होगा, कर्जा नहीं होगा तो आप स्टेबल हो। जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? तो ऐसी कंडीशंस पे हम ये बोल सकते हैं कि HCOOH की आरओआर इन द सेंस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू CH3COOH से। क्लियर? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे हम एक पॉइंट ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस। तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या आरओआर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू वीक एसिड और अ वीक बेस। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यदि रिएक्शन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच हो, रिएक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, या रिएक्शन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, तो हम देखें कि कौन सी कंडीशंस में आरओआर रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल्स ए है, ठीक है, जो गैसियस स्टेट पर है,
तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है उसमें रेंडम मोशन होता है। अनदर मॉलिक्यूल्स भी है जो भी कौन सी कंडीशन में है, गैसियस स्टेट पे है, तो उसमें भी मोशन रेंडम स्टेट पर होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स में जब रेंडम मोशन होगा तो रिएक्शंस करने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर? जबकि यदि मैं ये रिएक्टेंट ए जो सॉलिड स्टेट में है और ये रिएक्टेंट बी जो सॉलिड स्टेट में है, तो पहली बात तो इनके पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसी कंडीशंस पे सॉलिड स्टेट पर केमिकल रिएक्शन स्लो होगी। तो यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो इफ द रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन अ गैसियस स्टेट, यदि रिएक्शन गैसियस स्टेट पर है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, लिक्विड स्टेट पर थोड़ा स्लो होगा और सॉलिड स्टेट पर सबसे कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसको पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आपका एक फ्रेंड है जिसको आपको क्लैप करना है। शर्त यह है कि आपको उसको गाल पर क्लैप करना है और दूसरा है कि उसकी पीठ पर क्लैप करना है। तो कहाँ क्लैपिंग ज्यादा होगी, गाल पर या पीठ पर? तो आप कहोगे कि सर पीठ पर क्लैपिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पीठ पर सरफेस एरिया ज्यादा है और गाल पर सरफेस एरिया कम है। आप समझ ही गए होंगे कि सरफेस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस, इसीलिए हमारे जितने भी सॉल्ट हैं वो सॉलिड स्टेट पर होते हैं, मगर केमिकल रिएक्शंस करवाने में पहले इनको पाउडर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रिएक्शन फास्टर हो। एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं कि टर्मेरिक का स्टोन, हल्दी की गांठ, हल्दी का पाउडर। तो मैक्सिमम लोग क्या यूज करते हैं? हल्दी का पाउडर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन फास्टर होगी, और यदि आपने हल्दी की गांठ यूज की तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशंस पे रेट ऑफ रिएक्शंस भी फास्टर होगी, क्योंकि एरिया ज्यादा अवेलेबल होगा तो कोलोजन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलोजन, फिजिक्स की कोचिंग गए, केमिस्ट्री की कोचिंग गए, बायो की कोचिंग गए, तो पार्टिकल्स का कोलोजन ज्यादा होता है। इसलिए साइंस के स्टूडेंट्स की रेट ऑफ रिएक्शन अनदर स्ट्रीम की रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो फोटोसेंसिटिव होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर? मैं आपको कहूं कि 60 वोल्ट का बल्ब है और एक 100 वोल्ट का बल्ब है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा होगी? तो आप कहोगे कि सर 100 वोल्ट के बल्ब में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे कंडीशंस पे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई है तो हम ये बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए आप लोग जब फोटोशूट पे जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो ऐसा स्पॉट देखते हैं जहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि सेल्फी लेना, फोटोग्राफी करना, ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल कि H2 रिएक्ट विद Cl2, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ Hν लिखा होता है। Hν का मीनिंग होता है फोटो एनर्जी। फोटो एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई करना ताकि रिएक्शन कोलोजन फास्टर हो, और कोलोजन जितना ज्यादा फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। यहाँ पर आप लोग 9th क्लास पे होमोलिटिकल फिजन, हिट्रोलिटिकल फिजन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं।
ये जो फोटॉन्स है, ये जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, इनको ये फ्री रेडिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। तो यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। 100 वोल्ट का बल्ब है तो रिएक्शन फास्टर होगी, मतलब बिल भी ज्यादा आएगा सब। और यदि 60 वोल्ट का बल्ब है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी और आपके घर पे बिल भी कम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, पर हमेशा नहीं होता ऐसा। सम कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज भी करते हैं और सम कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे उसको नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस पे फॉर एग्जांपल कि यदि हम इसको समझने की कोशिश करें ग्राफ में कि ये एनर्जी है, यहाँ पर ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो क्या रिएक्शन फास्टर होगी या स्लो होगी? तो ऐसी कंडीशंस में इनकी एनर्जी को इक्वल करने का काम मींस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक एनर्जी बैरियर बनेगा। ठीक है, जो एनर्जी बैरियर जो बहुत हाई है उसको ये क्या करेगा, एनर्जी बैरियर्स को कम कर देगा ताकि रिएक्शंस की स्पीड फास्टर हो जाए। मींस आपको यदि एक हिल में ये पहाड़ बना हुआ है, इस पहाड़ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो यदि हाइट ज्यादा होगी तो यहाँ से क्रॉस करने के चांसेस कम होंगे, मगर यदि बीच में से इसको कट कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशंस पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसी कंडीशंस पे कैटालिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अनदर पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़े। तो सम टाइम पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और नेगेटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट प्रोसेस में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट प्रोसेस पे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे आर फॉर्म टू सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये देखा गया कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। मींस अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शंस उतनी फास्टर होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में कैटालिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अनदर पार्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। मींस जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है उनके एनर्जी लेवल्स को या एनर्जी बैरियर्स को कम करने का काम करता है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, और नेगेटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। आपको जनरली कहा जाए, आपके मम्मी पापा बोले कि बेटा पढ़ाई करने बैठो, तो आप क्या करोगे कि नॉर्मल रेंज में यदि आपके मम्मी पापा है तो आप क्या बोलोगे, हाँ बैठ रहे। मगर यदि आपके पापा एक क्लैप लगा दे आपको, तो ऐसी कंडीशंस पे पढ़ाई करने की स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सम टाइम में देखा गया कि नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो मे बी द रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है। ये डिस्कस करेंगे आगे। एक टॉपिक है अरिहीनियस इक्वेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शंस पर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक इक्वेशन है अरिहीनियस इक्वेशन, K इज इक्वल्स टू A इंटू E माइनस EA अपॉन RT। आगे डिस्कस करेंगे काफी डिटेल से, मगर
जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, कोलोजन फास्टर होगा, टक्कर ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशंस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली इक्वल्स टू 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। एट द लास्ट ऑफ द कंक्लूजन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है और उनके कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप चाय बनाते तो अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ाओगे तो चाय की मिठास बढ़ेगी, और अमाउंट ऑफ शुगर कम होगा तो मिठास कम होगी, स्वीटनेस कम होगी। तो ऐसी कंडीशंस पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, पर सम टाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी होती है। सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से अनअफेक्टेड भी होती है, और सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन एक या दो मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशंस पर भी डिपेंड करती है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन आगे के लेक्चर्स पे नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन जिसको रेट कांस्टेंट कहेंगे, molecularity of the reaction and mechanism of reaction, and qualitatively कैटालिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, जो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। थैंक यू।